अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर है आज का। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, वो हम आज करेंगे। ठीक है, देखें ये चंद एक ये क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे और फिर हम आएंगे ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन की तरफ। ठीक हो गया। ये हमारे पास 5 इयर्स पास्ट पेपर्स हैं 2019 से लेकर 2023 तक। देखें कुछ फार्मूलाज हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कितने हैं। जैसे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। टोटल हमारी क्या होती है, एक इनकम होती है। किसी भी कारोबार में इनकम, उसमें से उसके जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो हम माइनस करते हैं, उसके नतीजे में आता है प्रॉफिट या लॉस। अगर इनकम इंक्रीज कर जाए एक्सपेंसेस से तो नतीजा क्या आएगा, प्रॉफिट। और अगर इनकम कम हो एक्सपेंसेस से तो क्या आ जाएगा, लॉस। आपने इसको सिर्फ इस सेंस में नहीं समझना कि ये नीचे के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपसे हो जाए, या आप कहें कि हमारी ये फील्ड ही नहीं है तो यहाँ ये CSS है, यहाँ फील्ड वाली को तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर एक वे में समझना है। क्वेश्चन किसी भी वे में आए आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, जैसे अभी हमने बनाया था। इनकम को हम रेवेन्यू का कंसिडर करते हैं या इनकम ही लिखें, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे नतीजा क्या आएगा, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। एक ये आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है। इनकम नॉर्मल बिजनेस में क्या होती है, इनकम ये होती है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। सेल के क्या तरीका होता है कि कितनी क्वांटिटी सेल की गई है और उसकी क्या प्राइस रखी गई है, यानी Q × P। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। एक्सपेंसेस में पहला तो आएगा आपने उस चीज़ की कितनी कीमत में वो चीज़ आपने ख़रीदी थी। मान ले मैंने यहाँ पर किसी चीज़ के 10 यूनिट्स, 10 की क्वांटिटी मैंने सोल्ड की और 1 यूनिट की प्राइस थी 40 रुपये, तो ये मेरी टोटल सेल हुई 400। ठीक हो। अब ये देखा जाएगा कि इन 10 यूनिट्स की कॉस्ट क्या थी। ये 10 यूनिट्स में लाया था और 1 यूनिट की कॉस्ट थी 30 रुपये, तो ये कितना हुआ, 300। इसका मतलब है 300 की चीज़ मैंने किस में बेच दी, 400 में, तो 100 रुपये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इसे हम नॉर्मल बिजनेस लैंग्वेज में ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। नेट प्रॉफिट नहीं है ये, अगर आगे कोई डिटेल नहीं दी गई तब ये नेट प्रॉफिट है, अदरवाइज हम इसे ग्रॉस प्रॉफिट ही काउंट करेंगे। आगे आ जाएं। आगे क्या होता है, देखें कोई एक शॉप आप मान लें है, तो कोई भी शॉप वाला, करियाना या जो भी, वो चीज़ों को ख़रीदता है उनकी कॉस्ट प्राइस पर, और इस नियत से आगे सेल कर सके सेल प्राइस पर, लिस्ट प्राइस पर। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें किसी भी चीज़ के, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है कि आपने सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, यानी 40 रुपये की चीज़ बेच दी, 30 वाली चीज़ को 40 का बेच दिया और 10 रुपये 1 यूनिट पर आपने कमा लिया। ये हो गया। लेकिन ये ओरिजिनल प्रॉफिट क्यों नहीं है, देखें इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस कनेक्टेड होते हैं शॉप से। हो सकता है आपने कुछ 2-3 लड़कों को वहाँ रखा हुआ है एज अ लेबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने देना है, उसका दुकान का रेंट देना है, आपने सप्लाईज देनी है, जो कागज़ वगैरह यूज़ होते हैं वहाँ पे, आया गया मेहमान। अगर एक शॉप की ही मिसाल दे रहा हूँ
तो गेस्ट चार्जेस, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत से सप्लायर्स आते होंगे आपके पास, आप जिनसे डील कर रहे होंगे, ये सारे खर्चे जमा होंगे। अब आपने 100 कमाया था ना, तो मान लें ये सारे खर्चे अगर आप बाकी ऑल एक्सपेंसेस अगर आप मैनेज करते हैं वो है 80 रुपीज़ के, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट से मुराद वो नफ़ा जो आप घर लेकर जाएंगे, वो होगा 20 रुपये। अब ये क्वेश्चन दे सकता है ऐसे कि आपको कास्ट प्राइस भी दे दे और ये भी बताए कि ये खर्चे हुए हैं। एक ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, हमेशा ये याद रखना, ये जो नफ़े या नुकसान की तरतीब होती है ना, ये हमेशा साल के एंड पर, यानी जब किसी कारोबार को 12 मंथ पूरे होते हैं तब काउंट की जाती है। रोज़ाना हम इन कामों में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। वो तो होता है ठेके का काम, जैसे किसी ने रेड़ी लगा ली हो, वो फ्रूट ले आया, इतने के ले आया और इतने के बिक गए, वो कह सकता है। लेकिन जहाँ पर आपके पास एक सिंपल शॉप में 300 आइटम्स हैं, 400 आइटम्स हैं, तो आप हर एक को नहीं काउंट कर सकते। तो ये जितनी स्टेटमेंट्स हमने अभी बनाई है, ये इनकम, इनकम या रेवेन्यू जिसे हम सेल्स कह रहे हैं, फिर माइनस कास्ट या फिर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर माइनस एक्सपेंसेस। वैसे इन्हें नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी एग्जीक्यूशन एक्सपेंसेस। फिर हमारी आती है नेट इनकम। ये हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर अब हम एज्यूम करते हैं पूरे साल की इनकम, मान लें पूरे साल में जो सेल की गई है वो 40 लाख की गई है, इतनी होगी ना। एक दिन में हज़ारों की सेल हो रही है तो 3 रोज़ाना लाख रुपए की सेल हो सकती है, 1-1 लाख की डेली। तो जो कास्ट प्राइस थी उन चीज़ों की वो थी 2,40,000, सॉरी 24 लाख। तो ये 16 लाख क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। मान लें 4 लाख और क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये माइनस ये माइनस, तो आपके पास बचा 12 लाख। अच्छा ये भी देख लें, जब इसी सवाल में अगर आ जाए ना कि गवर्नमेंट ने आपके नफ़े पर टैक्स लगा दिया, 20% टैक्स लगा दिया, टैक्स ऑन प्रॉफिट 20% टैक्स, तो इसी नफ़े का 20% आप किसको देंगे, गवर्नमेंट को। तो वो भी खर्चा काउंट होगा बिजनेसमैन के लिए, गवर्नमेंट की आमदनी और बिजनेस का खर्चा, इसका 12 लाख का 20% निकालेंगे 2,40,000, तो 9,60,000 रुपये क्या आ जाएगा आपका। ये वो प्रॉफिट है जो घर लेकर जाएंगे आप, इसे फिर नेट प्रॉफिट कहेंगे। अगर आप उस कैडर में ही नहीं आ रहे कि आप पर टैक्स लगे, फिर तो ये नेट इनकम है आपकी, ये वाली। लेकिन अगर आपके नफ़ा इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स में आप इन कर गए हैं, तो ये आप पर लगेगा। ठीक हो गया, तो इसी पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब यहाँ पर इसी सवाल में वो आपसे ये कहेगा कि मुझे बताएं कि परसेंटेज बताएं नफ़े की। अब आपने सवाल सॉल्व कर लिया अगर ये, फिर वो कहेगा परसेंटेज। तो जब परसेंटेज का पूछे ना किसी भी चीज़ की, तो आपने हमेशा एज्यूम करना है कि ये जो आपने रकम रखनी है ना, ये वाली, इसको हमेशा 100% काउंट करना है। देखिए ना, ये सारे इसी 40 लाख के हिस्से हैं। 24 अलग कर दिया, फिर आपने 4 लाख अलग कर दिया, फिर आपने 2,40,000 अलग कर दिया, फिर बचा 9,60,000। इसी 40 लाख में से ये सारे आपने 1 by 1 एक्सपेंस को मैनेज किया, बाकी ये बचा। तो जब आप इसे 100% काउंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 लाख, ये आ जाएगा 60%। आपसे कास्ट की परसेंटेज पूछे तो ये है, फिर पूछे ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज तो 40%, फिर कहे एक्सपेंस 4 लाख हैं तो ये 4 लाख 40 लाख का कितना बनता है, 10%। तो बाकी क्या बचा, 30%। सेम उसी तरह ये 2,40,000 की कंडीशन पूछे तो ये 40 लाख का कितना बनता है, 6%, तो ये आ गया 24%। अब आप चाहें तो इस
9,60,000 को डिवाइड करें 40 लाख पर तो ये परसेंटेज आएगी। आप चाहें तो हर परसेंटेज को वैसे ही फाइंड करें जैसे की जाती है। जैसे इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड की गई है, 24 ऊपर रखें 40 नीचे रखें, 0 ओमिटेड कर देना, ये 5 0 यहाँ से निकाल दें, 5 0 यहाँ से निकाल दें, तो ये 24 40 बचेगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6, ज़रब करेंगे 100 से तो 60%। सही। इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, 24 ऊपर रखें, अब 4 0 ओमिट करने हैं और नीचे क्या रखेंगे 400, क्योंकि ये क्या है 40 लाख है। तो जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.06, ज़रब करेंगे 100 से तो 6%। इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे तो 96 एंड 400। सही। इसका जवाब आएगा 0.24, ज़रब 100 करेंगे तो 24%। तो आपको परसेंटेज लेने आनी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ की कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में अपने मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स पर परसेंटेज लेते थे। 100 नंबर का टेस्ट होता है, आपके आए 72, तो 72 ऊपर और 100 नीचे, तो 0.72 ज़रब 100 करते हैं तो 72%। सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब हम सवालों को लेते हैं, जो हमारे स्लाइड्स के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। ये है सवाल, पहला सवाल है अली परचेज्ड अ साइकिल 25,000, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स रिपेयर, देन सोल्ड इट फॉर 33,000। अली ने 25,000 का साइकिल लिया, 5,000 उस पर फिर रिपेयर करवाए, उस साइकिल को रिपेयर करवाई तो 5,000 एक्सपेंस हुआ तो 30,000 हो गया। फिर आपने 33,000 का बेच दिया, फाइंड हिज गेन इन परसेंटेज। कहते परसेंटेज में उसका गेन बताए। देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे, कॉस्ट प्राइस देखेंगे। 25,000 का उसने लिया, 5,000 उस पर मज़ीद खर्चा हुआ है। सही हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 25 जमा 5, तो 30,000 का ये आ गया। ये इसकी लागत है, यानी ये इसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। अब अगर इससे 30,000 से नीचे बेचेगा किसी को तो नुकसान उठाएगा। तो उसने बेचा 33,000 का, तो ये 33,000 का सेल है और 30,000 कॉस्ट काउंट करेंगे तो नफ़ा आएगा 3,000। ये पहला स्टेप आपका कि नफ़ा कितना आया अंदाज़ा हो जाएगा आपको जब आप सिंपल सवाल में शो हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है फाइंड हिज गेन इन परसेंटेज, कहता है उसका नफ़ा उसकी परसेंटेज के उसके नफ़े की परसेंटेज बताएं। अब यहाँ एक कंसेप्ट है वो देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इसको यहीं स्टॉप करते हैं। नफ़े की परसेंटेज दो वैल्यूज़ पर काउंट की जाती है, एक है सेल, एक है कास्ट। क्वेश्चन आए ना आए देख ले। एक लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं मार्जिन, एक लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं मार्कअप। यहाँ पर मैं मतलब वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपने कोई चीज़ सेल की 120 रुपए की और आपने उसे ख़रीदा था 80 रुपए में, तो आपने उस पर 40 रुपए नफ़ा कमा लिया। ठीक है, ये रेवेन्यू, ये कॉस्ट और ये प्रॉफिट। अब यहीं पर मार्कअप और मार्जिन समझिएगा। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पर आपने कितना मार्जिन कमाया तो मैं कहूँगा 40। अगर कोई पूछे कितना मार्कअप कमाया तो मैं कहूँगा 40। लेकिन अगर कोई पूछे कि कितने परसेंट मार्जिन कमाया और कितने परसेंट मार्कअप कमाया, फिर जवाब चेंज हो जाएंगे। मार्जिन हमेशा निकाला जाता है इन दो वैल्यूज पर।
और मार्कअप हमेशा निकाला जाता है इन दो वैल्यूज पर, यानी 40 और 80 के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको मार्कअप कहेंगे, 120 और 40 के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको मार्जिन कहेंगे। तो जो भी आपने कमाया है आप उसे यहाँ ऊपर लिखेंगे कि 40 कमाया है, कितने की सेल करके, 120 की सेल करके। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा 0.33, या हम कह सकते हैं 33%, 33.33%, तीसरा हिस्सा। दूसरी फॉर्म में अगर कहते हैं मार्कअप कितना कमाया है, तो 40 रुपये कमाए हैं, कितने पैसों का रिस्क लेकर कमाए हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 80 रुपये की, तो 80 नीचे आ जाएगा, ज़रब 100, तो ये सिंपल हमें अंदाज़ा हो रहा है, आधा है तो 50%। तो अब आप अंदाज़ा करें कि एक जवाब है 33.33% और एक जवाब है 50%। ये है मार्कअप और मार्जिन का डिफरेंस। ठीक हो गया। अगर आप ये देखते हैं कि मैंने चीज़ों को सेल किया 120 रुपये में और उस पर नफ़ा हुआ 40, फिर तो आप मार्जिन की बात कर रहे हैं। अक्सर लोग करते हैं, क्यों करते हैं, वो ये बताना ही नहीं चाह रहे होते, या वो बस कह रहे होते हैं 120 की सेल है और हमने सही मार्जिन कमाया, वो ये भी नहीं बताते कि 40 रुपये कमाया। क्योंकि अगर उनको वो ये बता दें कि 40 रुपये कमाया है, वो तो सुनने वाला ये समझ जाएगा कि 80 का ख़रीदा होगा, 120 का बेचा है। लेकिन कौन खरीदी कोई भी कीमत ख़रीद तो नहीं बताकर बेचेगा ना आपको। कभी कोई फ्रूट लेने जाएं, आपको 200 रुपये किलो दे रहा हो, तो कभी वो बताएगा मैं 40 रुपये किलो लाया हूँ मंडी से, तो कोई भी नहीं बताता, तो उनको पता होता है। ठीक है, एक हो गया ये कि सेल प्राइस से नफ़े का कंपेयर किया जा रहा है, एक है ये कि जितना पैसा उसने लगाया है, ठीक है, इस रिस्क पे लगाया ना कि नफ़ा कमाएगा, अगर ना कमाता तो ज़ाय भी तो हो सकता था। ये 80 रुपीज़ क्या है, उसकी की गई इन्वेस्टमेंट है, ये भी तो हो सकता था चीज़ ज़ाय हो जाती, तो कितना पैसा ज़ाय होता, 80। ठीक हो गया। तो ये मार्कअप मार्जिन का फ़र्क है। अब आपसे जो गेन ऑन प्रॉफिट पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अब आपको नहीं पता कि मार्कअप पूछ रहा है या मार्जिन पूछ रहा है, तो आपने कॉमनली आपने हमेशा मार्कअप की टेक्निक यूज़ करनी है। आपने बिजनेस में कितना लगाया था, 30,000, ये वाला 30,000 लगाया था, 33,000 का बेचा है, 3,000 आपका नफ़ा है। तो आपने हमेशा इस कास्ट, ये कास्ट है, ये रेवेन्यू है, और ये क्या है, प्रॉफिट। आपने हमेशा किसको देखना है, इसको और इसको, कास्ट और प्रॉफिट को, गेन इन परसेंटेज। तो आपने क्या करना है, 3 रुपये आपने नफ़ा कमाया है, कितना इन्वेस्ट करके, 30 रुपीज़, ज़रब 100 करेंगे, 10% आपका आंसर आ जाएगा। जब तक वो खुद नहीं कहता कि सेल प्राइस पर बताएं, तब तक आप ये नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, आपने हमेशा कास्ट प्राइस और प्रॉफिट को देखना है, सेल कितने का हो रहा है वो उससे कोई नहीं। हो सकता था इसी सवाल में आपको सिर्फ यही बता देता कि ना, एक चीज़ में लाया था 30 रुपए की और उसे 3 रुपये नफ़े पर बेचा है। अब ये MCQs बता रहा हूँ, 1 नंबर का MCQ, बताएं मैंने कितने % नफ़ा कमाया। तो अंदाज़ा था 3 रुपये नफ़ा है और 30 रुपये आपने लगाए थे चीज़ पर, तो 10% नफ़ा कमाया आपने, 10वां हिस्सा। सेल प्राइस अंदाज़ा तो आपको वैसे भी हो गया होगा कि अगर 30 रुपये की कोई चीज़ लाया है और उस पर 3 रुपये नफ़ा कमाया है, तो यकीनन 33 की बेची होगी, और तो कोई पोजीशन नहीं बन सकती। हाँ, अगर 30 की चीज़ ली होती और उस पर 6 रुपये कमाया होता, तो कितना बनते, यानी 36 रुपये की सेल करो, तब जाकर ये 6 कमा सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अगला देख लें। ये मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप चाहें तो 1.5 या 1 या 2 की स्पीड पर लेक्चर देख लीजिएगा।
मैं इतना ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकता कि हर एक एक चीज़ टू द पॉइंट आपको पढ़ाता जाऊँ। ठीक हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर एक कंसेप्ट पहले ये समझिएगा कि नफ़ा या नुकसान निकालने की जो टेक्निक होती है ना, उसमें ये देखा जाता है कि जो चीज़ आपने बेची है, जो चीज़ आपने सेल की है और जितनी क्वांटिटी आपने सेल की है, उतनी ही सेम क्वांटिटी आपने उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। पहले मेरी अपनी मिसाल देख लें, फिर ये दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, आपने 400 यूनिट खरीदे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जब आपने खरीदे, परचेजेस की, आपने 400 यूनिट्स खरीदे और एक यूनिट खरीदा आपने 10 रुपए का, तो 4000 की चीज़ें आप खरीद कर लाए। पूरे साल में आपने उनमें से 300 यूनिट्स बेचे, 100 नहीं बिके, अगले साल बिक जाएंगे। तो आपने जो क्वांटिटी बेची वो 300 है, आपने हर यूनिट को बेचा 15 रुपए में। तो 10 में खरीदा था, 15 में बेचा, तो नफ़ा हो गया। तो ये बनते हैं 4500। अब आप इस 4000 को उठाकर यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि 4400 यूनिट की कास्ट है। आपने तो 300 बेचे हैं ना, 100 यूनिट तो अभी भी आपके घर पर या शॉप पर पड़ा हुआ है, कभी ना कभी तो बिकेगा, तब आप अंदाज़ा करेंगे। हो सकता है वो जो 100 वाले यूनिट्स हैं वो 20 रुपए के हिसाब से बिक जाए या 12 रुपए के हिसाब से। इन 300 में से भी हमने सिर्फ एवरेज प्राइस ले लिया। आमतौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता कोई नहीं है। हाँ, सेल फोन हो सकते हैं जिनकी एक लिस्ट प्राइस होती है, या जो करियाना के आइटम मिलते हैं जिन पर एक लिस्ट प्राइस मिली हुई है, वो तो ऐसे ही सेम प्राइस पर बिकते हैं। अदरवाइज तो जो जितने में जहाँ फंस जाए, करियाना स्टोर वाला या शॉपिंग मॉल वाले, वो तो जो शर्ट जो जोगर जितने में चाहे बेच दे। तो आपने जितनी क्वांटिटी की यहाँ सेल लिखी हुई है, सेम उतनी ही क्वांटिटी की उनकी कॉस्ट लिखेंगे। 300 यूनिट्स और एक कितने का है, 10 रुपए का, तो 3000। और यहाँ पर आपने 1500 नफ़ा कमाया। वैसे नफ़े को देखना चाहते तो आप देखिए, आप एक यूनिट पर कितना नफ़ा कमा रहे हैं, 5 रुपए, और आपने टोटल यूनिट्स कितने बेचे, 300, तो हर यूनिट पर 5 रुपए कमाएंगे तो 1500 बनेगा। इन 9 वैल्यूज़ को ध्यान से देख लें, इसमें से क्या आपको देकर क्या पूछने वाला है वो ये अब उसकी मर्ज़ी, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाएं। जीएसए के पेपर का एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको दूसरे 40 मार्क्स आपने करना तो है ही, तो बेहतर है अच्छे से तैयार कर लें। अगर वो आप कर लेते हैं तो विद इन 30 मिनट्स आपकी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा है, करने वाले 20-25 मिनट में क्वेश्चन कर आएंगे। 8 सवाल होंगे, हर क्वेश्चन 2 या मल्टीप्लाई 3 कर लें, या 4 कर लें, या 5 कर लें, 40 मिनट्स में आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस आपकी हो कि क्वेश्चन कहाँ से निकाला गया, क्या पूछा गया, उसे आपके सही जवाब से लिंक करना है, कि सही बच्चे के पास इतनी आईक्यू एबिलिटी है कि सही जवाब तक पहुँच पाए। सही, चल आगे देखें। अब यहाँ पर वो कहता है 11 ऑरेंजेस लिए गए हैं और फॉर 10 ईच, फॉर ₹10 and 10 ऑरेंजेस आर सोल्ड 11, फाइंड द गेन एंड लॉस इन परसेंटेज। क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 11 ऑरेंजेस लिए गए फॉर द आर बॉट फॉर ₹10, 10 रुपए में, एंड 10 ऑरेंजेस आर सोल्ड ₹11। ठीक हो गया, और खरीदे 11 थे और बेचे कितने हैं, 10। तो क्या बताया गया, जितने बेचे जाएंगे उतने की ही कास्ट लिखनी है। तो पहले देखते हैं कि 11 ऑरेंजेस 10 रुपए के खरीदे गए थे, तो एक यूनिट की कास्ट कितनी है। ये 10 रुपए और 11 ऑरेंजेस खरीदे गए थे। ठीक है, तो 0.939 ऐसा कुछ आएगा। $0.909 ये आंसर है। एक ऑरेंज आपने इतने का खरीदा। अब इसी एग्जांपल में हम कर लेते हैं।
अब हमने बेचे कितने, 10। अब एक कितने का बेचा है, 1.10 का बेचा है। क्यों, क्योंकि टोटल प्राइस है 11। तो अगर आप 11 को 10 पे डिवाइड करें तो इसका मतलब एक आपने इतने का बेचा है। अब जो 10 आपने बेचे हैं, एक कितने का खरीदा गया था, वो उसी 10 की क्वांटिटी लिखनी है, और एक कितने का खरीदा गया था, 0.909 का। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.09। सही। इसको 11 में से माइनस करेंगे, 1.10 कर लें, 9.10, 1.91, 1.91 ये आपका नफ़ा है। फाइंड द गेन और लॉस इन परसेंटेज, परसेंटेज बतानी है। तो ये हो गया आपका नफ़ा। इसको डिवाइड करेंगे 11 पर, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट पर। मार्जिन नहीं, मार्कअप निकालना है हमने, ये मार्कअप यूज़ करता है। तो कितने हैं, 1.91 कास्ट नफ़ा है और 9.09 आपकी कास्ट है। तो यहाँ से हम मार्जिन निकाल लेंगे। अच्छा, मार्जिन निकालना है तो वो तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, इन वैल्यू से। एक चीज़ आप इतने की लेकर आए हैं और इतने की बेच रहे हैं, तो इनके दरमियान का रिलेशन देख लें, 1.91, ठीक है। 1.10 और इनके दरमियान, सॉरी इसका और इसका डिफरेंस देख लें, इस पर डिवाइड कर दें, वो भी निकल आएगा। %21.01%। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21.01% या 21% कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन जो है वो पेपर के हवाले से थोड़ा ज़्यादा अहम है। एन आर्टिकल कॉस्ट इज 600, what should be the marked price of the article so that after 10% discount the trader makes 20% profit। ये थोड़ा सा है क्वेश्चन, लेकिन आपको वही है कि अगर डिटेल पता हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। देखें, आप अगर ये क्वेश्चन कॉपी करके ना चैट जीपीटी पे पेस्ट करते हैं तब भी वो आपको जवाब दे देगा इसका। हाँ, फिर आप उसको देख लीजिएगा कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। चलो, अब ये क्वेश्चन है, 600 एक कास्ट है, तो आपको कास्ट पता लग गई। इसको डिटेल में लिखते हैं। ये क्या है, कास्ट है। तो एक चीज़ की कास्ट है 600। अब हमने उसे सेल कितने का किया ये उसने नहीं बताया, लेकिन उसने बताया द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो दैट 10% डिस्काउंट द ट्रेडर मेक्स 20% प्रॉफिट। कहता है जितने का भी आपने बेचा है ना, उस पर आपने 10% डिस्काउंट दिया है। हमेशा याद रखें, डिस्काउंट जो होगा ना वो सेल प्राइस से रिलेट करेगा। ये जैसे आप कोई चीज़ लेने गए हैं तो उसने कहा ये 2000 की है, तो आपने डिस्काउंट मांगा, या ऑफ़र अक्सर लगी होती हैं कि 10% ऑफ है, 30% ऑफ है। इसका मतलब जो भी उसकी प्राइस थी, अगर वो 2000 की थी, उस पर 10% यानी उसका 200 ये माइनस हो जाएगा, और बाकी आपको वो 1800 की देगा। सेम ऐसी 30% ऑफर लगी हुई है, मतलब अगर वो 2000 की है तो आपको 30% का मतलब है 600 ऑफ हो जाएगा, वो आपको 1400 की मिलेगी। 50% ऑफ है तो 2000 का आधा आ जाएगा, 1000। तो ये डिस्काउंट होता है जो कि सेल प्राइस पे लगता है। सही। तो उसने कहा आपने 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट देने के बाद आपने प्रॉफिट कमाया 20%, ये वाला। अब प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, ये जो परसेंटेज है ये हम निकालते हैं कास्ट प्राइस पर, हमने पहले पढ़ लिया, हम मार्कअप ही निकालते हैं। तो कास्ट प्राइस है 600, इसका 20%, मतलब अगर मैं यहाँ प्रॉफिट लिखना चाहूँ तो इसका अगर 20% निकाल लें तो वो इसका प्रॉफिट निकलेगा।
10% है इसका 60 और डबल कर दें 120, ये प्रॉफिट है। तो बस सिंपली हो गया। 600 की चीज़ थी, 120 का नफ़ा कमाया, जमा कर दें 600, नफ़ा है 120, इसका मतलब 720 की बेची गई होगी। ऐसे ही है ना, मतलब यही यही फॉर्मेट ही बन सकता है। आपने 720 रुपए की किसी को चीज़ दे दी, तभी 600 की उसकी लागत थी, तभी आपने 120 कमाया, और यही 120 क्या बनता है इसका, 20% बनता है। अब वो पूछ रहा है मार्क प्राइस क्या थी। हाँ, अब आ जाए दूसरी कंडीशन पे। आपने उसे जितने का भी बेचा है, ये रकम आपने उससे वसूल की है, 10% डिस्काउंट देकर बेचा है। मतलब ये वैल्यू क्या होगी, कोई वैल्यू थी 100%, उसमें से 10% माइनस किया गया है, तब वो वैल्यू कितनी बची, 90%। तो आपने ये वाली रकम उससे वसूल की है, और वसूल की गई रकम कितनी है, 720। तो इसका मतलब है अब वो मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है। तो जब कोई रकम जितने ही हिस्सों पर वो मुश्तमिल है, उसे उतने हिस्सों पे डिवाइड कर दें, 720 डिवाइडेड बाई 90%, या 90 हिस्सों पे डिवाइड करके देखें। एक हिस्सा आएगा 80 रुपीज़ का, 8 रुपए का, 720 डिवाइडेड बाई 90। हाँ, आपने ये रकम वसूल की है और उसकी असल प्राइस ये थी, तो इसी को 100 हिस्सों से इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 800। ये उसकी कीमत उस बॉक्स पे लिखी गई थी। अब क्वेश्चन को हम कर लेते हैं जिस सेंस में उसे करना चाहिए था। देखें, 800 रुपये की चीज़ थी, मैंने 10% कितना होता है इसका, 80 रुपये, डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट देने के बाद मैंने उसे 720 रुपये का बेचा। 600 उसकी कास्ट प्राइस थी, और 120 रुपये मैंने उससे कमा लिए। सेल, कास्ट और प्रॉफिट। इसी सवाल को उसने कुछ इस सेंस में दिया कि आपने कास्ट पर 20% नफ़ा कमाया, ये कंडीशन उसने दी। इस एक कंडीशन से और कास्ट दे दी उसने, ये दो चीज़ें उसने हाइड की हुई हैं अभी भी। लेकिन जैसे ही उसने हमें ये दे दिया, तो हम इस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच गए। फिर वो कहता है जो उसकी असल प्राइस थी उसमें आपने उसे 10% रियायत दी, तो फिर 720 से हम असल प्राइस पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1% हमें गिवन है। तो 720 से, यानी ये 10% रिड्यूस होकर ये वैल्यू बनी है, यानी ये वैल्यू खुद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, फिर 90%। सही, तो इसको 90 से डिवाइड करके 100 से ज़रब दे दें, कैलकुलेटर में जैसे करते हैं ये भी कर सकते हैं। 720 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100। पहले तो ये भी सेंस बनाए कि आपने उसको डिस्काउंट दिया है, मतलब ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से कम ही होगी, आपने उसको रियायत दी है। 800 की चीज़ थी, उसे रियायत देकर आपने इतने की दी है। तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि 90 डिवाइड करके 100 से ज़रब देंगे, ज़्यादा वैल्यू ही चाहिए हमको। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट देखें, हम कुछ पेपर के सवाल उठाते हैं जो शायद मैच करें इनसे। 2019 का पेपर है, देखते हैं अगर कोई सवाल इस टेक्निक से मैच करता है तो हम उसको कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं है अगला पेपर। यहाँ पे भी नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन।
हाँ ये है, एक सवाल है। ये वाला सवाल, Mr. Fahim has dinner with his family at a restaurant which offers 10% discount on food. The marked price of the food that they order is 15,000. Given that there was a service charges 10% and GST is 17%, calculate the total amount of money he has to pay. अब देखें 10% डिस्काउंट लगा हुआ था। अब जो फूड उन्होंने ऑर्डर किया है वो 15,000 का था, तो 10% उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा वो उनसे कहा जा रहा है कि गिवन दैट देयर वाज सर्विस चार्जेस 10% एंड जनरल सेल्स टैक्स 17%, तो सेल्स टैक्स देंगे वो गिवन द कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ टू पे, तो वो कितनी अमाउंट पे करेंगे। क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखें इसे इस टेक्निक से सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे हमने सही सॉल्व किया या गलत सॉल्व किया। देख ले 15,000 का फूड, अब वो कहते हैं इस पर 10% डिस्काउंट है, तो इसका 10% एक ज़ीरो कम कर दें, 1500 डिस्काउंट है। इसका मतलब है जब 15,000 का फूड मैं यूज़ करूँगा उसमें से 1500 मुझे रियायत दे देंगे, बाकी 13,500 मैं बिल पे करूँगा। जब मैं बिल पे करूँगा तो वो कहेंगे सर 10% क्या है, सर्विस चार्जेस है, तो 10% किसका दूंगा, इस 13,500 का 10% दूंगा, वो बनता है 1350। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 और 1 14,000, 14,850 रुपये। साथ में वो कहता है सर जनरल सेल्स टैक्स है 17%, वो पे करूँगा, वो भी इसी अमाउंट का पे किया जाएगा 17%। ठीक है, इसका 17% निकालेंगे। तेरह 500 2295 रुपये। तो ये सारे जमा हो जाएंगे और ये टोटल बिल हम पे करेंगे। सत्रह 145। अब देखते हैं कि हमारा जवाब सही है या गलत है। ठीक है, सवाल को कॉपी किया हुआ है हमने, हम इसे ले जाकर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ठीक है चैट जीपीटी में, और उम्मीद काफ़ी है कि वो हमें इस पर कुछ ना कुछ पे आंसर दे ही देगा। हाँ देखें 13,500 है, 1350 ठीक हो गया, जमा सर्विस चार्जेस 14,850। बस एक ही गलती हुई है हमसे, वो है जीएसटी फाइंड करना। ठीक हो गया, ये देखें ये वाला पॉइंट।
बल्कि इसको रहने देते हैं। जो जीएसटी चार्ज किया गया है ना, वो चार्ज किया गया है टोटल अमाउंट पे। ये जो टोटल अमाउंट थी ना, इस पे जीएसटी चार्ज किया गया है। जीएसटी 17%। ठीक है, वैसे अब पाकिस्तान का जनरल सेल टैक्स रेट 18% है, तो 17% इस पर चार्ज करेंगे। 14,850 है उसमें दिया हुआ है। इसका 17% जब निकालेंगे 2524.50 निकलेगा। 2524.50, ठीक है, वो इसमें जमा कर लेंगे 14,850 में। तो आंसर बता रहा है 17,374। 17,374.50 ये हमारा आंसर आएगा। टोटल हम बिल पे करेंगे, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे देखते हैं, शायद हो। हाँ, ये एक सवाल है। इस तरह का कोई टॉपिक मैंने अभी आपको बताया तो नहीं है, ये वाला। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट ही देगा। यहाँ लफ्ज़ है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं देगा क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने की एलिजिबल नहीं हो पेपर में, इसलिए। लेकिन आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के जाना है, एमसीक्यूज में शायद देखें। मिस्टर रहील इन्वेस्ट 60,000 इन एन अकाउंट दैट अर्न सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 5 years। इस तरह के क्वेश्चंस में ना एक टाइम देखा करें जिसे एन कहते हैं, कि कितना वक्त गुजरा है। एक वक्त के स्टार्ट की अमाउंट 60,000 हमने इन्वेस्ट किया था, और दूसरा 5 साल के एंड पर द इन्वेस्टमेंट वर्थ एट द एंड, उसके एंड पर हमें हमारे पास क्या है। और तीसरी चीज़ जो इस सवाल में फाइंड करने का कहा गया है वो है रेट। तो ये 4 चीज़ें हैं। एक, इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, इसे हम फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट कहते हैं, और इसे हम रेट कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी और चौथी आपने फाइंड करनी होगी। इस क्वेश्चन के सिनेरियो में आपको रेट फाइंड करना है। और सिंपल रेट का मतलब है कि टोटल अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जब भी बात करें ना रेट की, रेट समझ लें कि ये 1 year का ही होता है, 6 month या 3 महीने का नहीं होता। मतलब जैसे बैंक में आप पैसे जमा करें ना, तो आप उनसे कहते हैं अगर हम सेविंग अकाउंट में पैसे रखें तो आप हमें कितने पैसे देंगे। तो वो कहते हैं सर आप 1 लाख रखें, हम आपको हर साल 12,000 देंगे, या हर महीने 1,000 रुपये देंगे। ये भी कह देते हैं ना, महीने का 1,000 रुपये आप ले जाइएगा। इसका मतलब है वो आपको साल का दे रहे हैं 12,000, तो उस आपकी रकम पर आपको जो सूद मिल रहा है वो 12% है साल का। वो 1 लाख पर 12% लगाते हैं तो ये 12,000 बनता है। फिर उसको 12 मंथ में डिवाइड करते हैं तो 1,000 रुपये पर मंथ बनता है। तो रेट जो होता है वो हमेशा साल का होता है, और नंबर ऑफ पीरियड्स भी हमेशा साल में काउंट होते हैं। जैसे इसमें 5 साल हैं तो इसे हम 5 काउंट करेंगे। ठीक हो गया। देखें, क्वेश्चन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक हम इसे यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि 85,000 आज आपकी वर्थ है और आपने इन्वेस्ट किया था 60,000। तो आपको जो नफ़ा हुआ है 5 सालों में वो हुआ है 25,000। ऐसे ही अभी ये नफ़ा आपको 5 सालों में हुआ है तो 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो पर ईयर, पर अनम, ये वो वाली अनम नहीं है, ये साल को कहते हैं अनम। ठीक है, तो 5,000 आपको पर अनम नफ़ा हुआ है। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी 60,000। यही हम कह रहे हैं ना कि हमने जो इन्वेस्ट किया होता है, जो रिस्क लिया होता है जिस अमाउंट का, उस पर रेट कैलकुलेट होता है। तो बस 5,000 ऊपर रखें और 60,000 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास रेट आ जाएगा कि आप पर ईयर कितना इंटरेस्ट आपने कमाया है।
8.33%। ज़रा 100 कर दें फिर, 8.33% साल का आपने कमाया है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सही हो गया। अब देखें, अगर आपको सवाल आता था, अब जैसे मुझे आता था सवाल, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं देखूंगा, इसको देखूंगा, इसको देखूंगा, इसको देखूंगा। साफ पता लग रहा है 25,000 का डिफरेंस है, 25 को 5 पे डिवाइड करें 5,000 आता है, 5,000 डिवाइडेड बाई 60,000, तो फ़ौरन इस जवाब पर पहुंच जाऊंगा। विद इन 1 मिनट मैंने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह के आसान क्वेश्चन से ना फ़ायदा उठाएं पेपर में, बजाय इस तरह के सवाल पे जिन पर वक्त ज़्यादा लगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पर जिसमें आपको मतलब नंबरिंग गेम में ज़्यादा टाइम लेना पड़े। और एक इशू ये भी है कि आपको ये भी देखना होगा कि जो भी सवाल आप पिक करेंगे उसके चारों वो ऑप्शंस आपने करने होंगे। आपने अगर 6 पिक किया है तो 6 के चारों ऑप्शन पर जाएंगे, ये अगर पिक किया है तो इसी चारों के नंबर मिलेंगे। तो ऐसे सवाल आपने उठाने हैं जो चारों, जिसमें 3 या 4 आपको आते हों। नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, सी है 8वें क्वेश्चन के अंदर, आई थिंक ये वाला। ड्यूरिंग अ सेल a clerk was putting new price tags on each item. On one sweater, he accidentally raised the price 20% instead of lowering the price of 20%. As a result, the price on the tag is 2 rupees. Tag was rupees 80 too high. What was the original price of the sweater? आज 200 का जवाब दे रहे हैं। आई थिंक यहीं पर ये जगह काफ़ी होगी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखें, कहता है एक प्रोडक्ट है, उस क्लर्क से कहा गया कि ना आप इसकी ना कीमत 20% कम कर दें। ही एक्सीडेंटली रेज्ड द प्राइस बाय 20%। यहाँ देखें, एक्सीडेंटली रेज द प्राइस बाय 20%, इंस्टेड की बजाय द लोअरिंग द प्राइस बाय 20%। एज अ रिजल्ट प्राइस ऑन द बैग वाज ₹80 टू हाई। अब जो काम उसने किया है ना, अब उसने क्या करनी थी, प्राइस कम करनी थी, उसने गलती से बढ़ा ली। 20% कम करनी थी, उसने 20% क्या की, बढ़ा ली। और इसके नतीजे में क्या हुआ, जब कीमत बढ़ाई तो 80 रुपए से कीमत बढ़ गई उसकी, 80 रुपीज से उसकी कीमत बढ़ गई। वट वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्वेटर। तो वो कहते हैं स्वेटर की ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। ठीक है, अब आप देखें कि कोई चीज़ अगर आपने 20% कम करनी हो और आपने उसे बढ़ा दिया है गलती से, तो पहले तो 20% वो आप कम करें, फिर 20% उसको बढ़ाएं। अब इसके दो तरीके हैं, जिस तरीके से उसने सॉल्व किया हम उस तरीके से देख लेते हैं। अगर हम इसे परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो 20% हमने कम करनी थी, एक तो हो गया ये हमने काम नहीं किया, और बढ़ानी तो हमने नहीं थी लेकिन फिर भी 20% बढ़ा दी और ये काम हमने एक्स्ट्रा कर दिया, ये भी नहीं करना था। ठीक हो गया। और इस काम के नतीजे में प्राइस कहां चली गई, जहां प्राइस आनी चाहिए थी उससे प्राइस 80 रुपीज बढ़ गई। अब ये 80 रुपीज बढ़ने की वजह क्या है, 2% हैं इसकी वजह।
एक ये 20 और एक ये 20। चलें आपने कम नहीं करनी तो बढ़ाएं भी तो ना, उसी कीमत पे रहने दें। लेकिन आपने कम भी नहीं की और ऊपर से बढ़ा भी दी, दो गलतियां। अक्सर लोग होते हैं ना जिनको कोई काम बताया जाए ना, तो वो इस तरीके से करते हैं कि फिर बंदा कहता है यार एक काम करो आप रहने दो। तो इसने भी वही काम किया कि इससे आप कह देते आप रहने दो, आप कुछ ना करो, कम से कम बढ़ाता तो ना, ठीक है। लेकिन इसने वो कम करना तो छोड़ो, ऊपर से और बढ़ा दी। तो ये दोनों परसेंटेज ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा 40%। तो आपने इस 80 को डिवाइड करना है 40 पे, तो एक हिस्सा आएगा 2 रुपए का। तो ये 40% का इफेक्ट क्या था, 80 रुपीज़। तो इसका मतलब है 1% क्या हुआ, 2 रुपये। अब आपने उस 2 रुपये को 100 से ज़रब दे देनी है, तो 200 इसका आंसर बता रहा है वो। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्वेटर, वो कहते हैं ओरिजिनल प्राइस क्या थी स्वेटर की, तो वो थी 200। अब देखें फिर से, ये प्राइस थी। अब उससे क्या कहा गया था, इसका 20% कम कर दो, तो इसे लेकर जाना था 160 पर। इसका 20% 40 रुपये बनता है ना। इसने ये काम तो नहीं किया जी, 40 माइनस नहीं किया, बल्कि इसका 20% निकाला 40 रुपये, उल्टा उसमें जमा करके उसे 240 पर ले गया। तो अब 160 और 240 रुपये में कितने का फ़र्क है, 80 का। यही आपको बता दिया गया कि जो प्राइस हमने करने का कहा था उससे 80 रुपये ऊपर ले गया ये, ठीक हो गया। और अब क्या पूछा है, ओरिजिनल प्राइस। तो 200 ओरिजिनल प्राइस थी, इनके दरमियान में हमने कहा था 40 रुपये कम कर दो, उसने उठा के 40 रुपये जमा कर दिए। और इसका इस 40 और इस 40 का जो डिफरेंस है वो 80 है, 160 एंड 240 का, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन था जिसका ये आंसर 200 ओरिजिनल प्राइस थी। अब डिस्काउंटेड प्राइस अगर निकालनी है तो ये 160 है, और जो प्राइस उसने बना दिया वो 240 है। यानी उसने 40 कम तो करना छोड़ो, बल्कि 40 ऊपर से और बढ़ा दिया, ठीक हो गया। अगला देखें, ये एक सवाल है, ये भी इसी का है परसेंटेज। और इसका इनकम ऑफ अ कंपनी डिक्रीज बाय 10% एंड 15% इन 2 सक्सेसिव ईयर। अगले 2 सालों में कंपनी की इनकम कम हो गई 10% और फिर कम हुई 15%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन इनकम आफ्टर 2 ईयर्स। हाँ, इसको देख लें। कोई भी कंपनी है वो नफ़ा कमा रही थी, चलें जो भी था उसका नफ़ा आ रहा था हर साल। अब वो कहते हैं पहले साल 10% उनका नफ़ा क्या हो गया, कम हो गया माइनस। तो उनका नफ़ा कम होकर यहाँ पर कोई और नफ़ा आया होगा। अगले साल कहता है फिर मज़ीद 15% कम हो गया, तो यहाँ पर कोई और नफ़ा आया होगा। तो अब अगर वो कह रहा है परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है, मतलब कितना नफ़ा कम हो गया है एज़ कंपेयर टू जो हमारा नफ़ा जा रहा था। मान लें ये हमारा पहले नफ़ा था, पहले 10% कम हुआ, फिर 15% कम हुआ। एक तो सिंपल इसका आंसर है कि 25% कम हो गया, लेकिन ये नहीं पूछा होगा उसने, क्योंकि ये तो फिर कोई भी बता सकता है ना, 10 और 15 25। अब इसको यहां देख लें, देखिए अगर यहां पर कोई नफ़ा है, मान लें एक 2000, इसमें से इसका 10% कम कर दें, वो बनेगा 200। तो वो मैंने 100 कर यहाँ कितना नफ़ा आएगा, 1800। फिर अब जो 15% कम करना है वो अब इस नफ़े का करना है। 1800 का 10% 180 और 15% 270 रुपये, सही हो गया।
तो वो 270 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ बनेगा 300 निकाल दें 1530 रुपये। अब उसने क्या कहा है ओवरऑल इन 2 सालों में कितना परसेंटेज मेरा नफ़ा कम हुआ है। तो आप 2000 पर थे और इन 2 सालों में 1530 पर आ गए, इनका डिफरेंस ले लें 470। ये 470 पे कमी आई है अगर आपका नफ़ा पहले 2000 था तो 470 डिवाइडेड बाई 2000, ठीक है। 47 का आधा क्या होता है 23 ज़रा 100 करेंगे 23.50%। यहाँ इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो 25% शो होगा। असल में नफ़ा ये कम हुआ है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ ले सकते हैं, हम फिर से देख लेते हैं कोई आसान वैल्यू। 100 आपका नफ़ा था, 10% कम होने का मतलब है यहाँ 10 माइनस हो गए तो इस साल नफ़ा हो गया 90। अब यहाँ पर 15% माइनस करना है तो 15% किसका, इस नफ़े का, वो तो निकल गया ना, वो पिछले साल की बात थी। तो इसका 10 और 15% कितना आ जाएगा 14, 13.5 वो माइनस करेंगे 14 निकाल लें तो 76.50 ये बचेगा। अब 100 से 76.50 का डिफरेंस ले लें तो वो यही है 23.50 है ये वाला, ठीक है। अदरवाइज़ हम देख लेते हैं चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि वो क्या आंसर देता है। बस ठीक है, ठीक हो गया, उसने यही आंसर दिया है जो हमने देखा हुआ था 23.5 हो गया। उसने जिस भी वे में किया, अगर आप करना चाहें तो वैसे भी कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ यही टाइम लाइन वाली अप्रोच बहुत ही आसान अप्रोच है। ये क्यों आसान है, अगर 5 साल भी होते ना तो आपने क्या करना था, सिंपली ऐसे लाइंस लगाते रहना था और इसको कम करते जाना था, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं है तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देगा जिसकी कैलकुलेशन पर टाइम लगे। आगे देख लें 2023 का पेपर है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 की ए यूज है ये वाली। अली buys an oven 36,800 and sell it at a gain of 8.5%. For how much does he sell it? 36,800 का ख़रीदा और उसे 8.5 के नफ़े पर बेच दिया। तो बस आपने क्या करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट दे दी गई है और प्रॉफिट भी दे दिया गया है। कॉस्ट क्या है 36,800, इस पर ये वाला जो नफ़ा है वो है 8.5%, ठीक हो गया। तो इसका 8.5 निकाल कर यहाँ रख दें, फिर दोनों को जमा कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इकतीस 28 ये नफ़ा कमाया आपने। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जमा कर दें तो सेल प्राइस आ जाएगी 36,800 और 31,28, 39,928 ये सेल प्राइस है, इतने का आपने बेचा है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं।
39,928 आंसर है। ठीक हो गया ये वाला सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, ऊपर चलते हैं। ये एक सवाल है, टेलीफोन चार्जेस इनिशियली 0.50 एंड देन 0.11 फॉर एवरी मिनट, राइट एन एक्सप्रेशन दैट। ये भी हमारा एक्सप्रेशन वाला है, इसका इसमें कोई वो रोल नहीं है। आई थिंक इतना लेक्चर आज के लिए काफ़ी है। 1 और हाँ 1 घंटा 1 मिनट हो गए। तो ये 5 ईयर्स पेपर्स के हमने सिर्फ कौन से क्वेश्चन किए हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाले। ठीक है, मज़ीद आपने 2016 से लेकर 2025 तक की प्रैक्टिस करनी है, और फिर हम कोई और टॉपिक नेक्स्ट टाइम उठाएंगे।